हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं निशा कुमावत आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक बहुत ही अमेजिंग लेक्चर को, विच इज लिक्विड सोल्यूशन लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 के अंदर जो टॉपिक आज का हमारा प्राइम टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लिक्विड सोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद में हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर चुके थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमने एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, विच इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि हम अगर कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका एलिवेट हो जाता है, और कितना एलिवेट होगा, किस सोल्यूशन का किस तरीके से आप निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहने वाला है, किस टाइप के डिफरेंट रिलेशंस रहने वाले हैं, और कर्व अगर हमने बनाया इस तरीके से तो ये कर्व ऐसा ही क्यों बनाया, उसके पीछे का क्या रीजन है, फेज डायग्राम ऑफ वाटर किस तरीके से बनाते हैं हम, उसमें कौन सा पॉइंट किस बात को डिनोट करता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं सीखना है। मैं भी अगर आपके साथ में लेक्चर बना रही हूं तो मैं भी चाहूं तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर बता सकती हूँ, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी। लेकिन हम इन डेप्थ नॉलेज गेन करने वाले हैं, और इन डेप्थ नॉलेज में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि ये जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम, ये आया कहां से है। ठीक है, और दो या दो से ज्यादा सोल्यूशंस अगर हमारे पास में होते हैं तो उन सोल्यूशंस की हम डेल्टा टीबी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उनकी मोलालिटी का रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टॉपिक को हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर कर एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक बटन हिट कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हेडिंग लिख लीजिएगा सबसे पहले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग लिख लीजिएगा बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी को आप क्या बोलते हो, इब्यूलोस्कोपिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप इसी को, इब्यूलोस्कोपिक भी बोलते हो। क्लियर है। आइए, अब मैंने कहा सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैंने कहा ये मेरे पास में एक सोल्यूशन है, ये मेरे पास सॉल्वेंट है बेटा जो कि वॉलेटाइल नेचर का है। कैसा है ये सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है जो कि कैसा नेचर का है बेटा, वॉलेटाइल नेचर का। ठीक है, इसके अंदर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। क्या मिक्स कर दिया मैंने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया है। कुछ इस तरीके से मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कोई भी हो सकता है हमारे पास, मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूट, इसमें मैंने मिक्स कर दिया है नॉन वॉलेटाइल, नेचर है इसका नॉन वॉलेटाइल। मुझे पता है लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो मैंने कहा लेट सपोज कि मेरे पास ये बीकर क्लोज्ड है, यहाँ कुछ वेपर्स होंगी, मान लिया मैंने कि ये 1 एटीएम है, आउटर प्रेशर भी मुझे पता है एटमॉस्फेयर का होता है 1 एटीएम। मैंने कहा सोल्यूशन जो बनेगा बेटा उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये सोल्यूशन है आपके पास, इस सोल्यूशन के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट है। अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो इसका जो वेपर प्रेशर है, लेट सपोज मैंने मान लिया ये डिक्रीज होकर चला गया 0.9 एटीएम के ऊपर। मैंने कहा आउटर प्रेशर तो सेम है एटमॉस्फेयर का, विच इज 1 एटीएम। मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं ये प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इसको और हीट करना पड़ेगा 1 एटीएम बनाने के लिए, और उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहोगे। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इस सॉल्वेंट की और इस सोल्यूशन की, तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन के अंदर मैं कंपैरिजन करूं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा, सोल्यूशन का ज्यादा होगा, ऐसा मुझे पता है। क्यों पता है, क्योंकि हम बेसिक टॉपिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 2 और 3 के अंदर हम पढ़ चुके थे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि जितना ज्यादा वेपर प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है, जितना कम वेपर प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये तो मैंने कह दिया आपको, क्लियर है। अब आइए, अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है सोल्यूशन का, तो इंक्रीज होने को ही एलिवेशन बोलते हो आप। एलिवेट होना मतलब इंक्रीज होना, इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ने के लिए मुझे फेज डायग्राम ऑफ वाटर पढ़ना पड़े। तो मैंने कहा फेज डायग्राम ऑफ वाटर, हेडिंग लिख लीजिएगा, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो फेज डायग्राम ऑफ वाटर कैसे बनाएंगे आप? एक कर्व बनाएंगे जिसमें आपके पास में होगा यहाँ पर प्रेशर, यहाँ होगा आपके पास में टेम्परेचर, ठीक है। कर्व आपको कुछ इस तरीके से, वाटर का फेज डायग्राम का कर्व आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ये मेरा O पॉइंट है, लेट सपोज मैंने इसको मार्क कर दिया A, B और C से। मैंने कहा यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्ट करेगा सॉलिड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा लिक्विड, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा गैस, ठीक है। तो मुझे पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर सोल्यूशन का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। मुझे पता है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, 1 atm। तो जिस टाइम पर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के 1 atm के सोल्यूशन के 1 atm वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर, और उस लाइन को मैंने नाम दे दिया, लेट सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की है बेटा, लेट सपोज ये 1 atm की लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 1 atm की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। ये 1 atm की लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये जो कर्व कट हो रहा है, कहां कहां पर कट हो रहा है? मैंने कहा इस पॉइंट पर, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी कुछ टेम्परेचर होगा, हाँ या ना? तो मैंने कह दिया, यहाँ पर मैंने लिख लिया लेट सपोज T1, और ये मैंने लिख लिया लेट सपोज T2। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट को मैंने लेट सपोज नाम दे दिया D और E पॉइंट। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? D एंड E पॉइंट नाम दे दिया। क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा अगर मैंने इसको D और E नाम दिया, तो D और E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? D तो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कह दिया D रिप्रेजेंट कर रहा है द सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम with each other at 1 atm pressure and T1 temperature। यस और नो? मैंने कहा E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? E रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये गैस है और ये लिक्विड है। गैस और लिक्विड क्या कर रहे होंगे? को एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो मैंने कहा गैस, लिक्विड एंड गैस are in equilibrium with each other at 1 atm pressure and T2 temperature। यस और नो? ये 2 पॉइंट क्लियर है आपको? और 2 पॉइंट मैं आपको बनाकर दिखाती हूं इसी कर्व के अंदर। तो मैंने कर्व बना लिया फेज डायग्राम ऑफ वाटर का। दिस इज माय वेपर प्रेशर, दिस इज माय टेम्परेचर, और कर्व है मेरे पास कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास O पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। मैंने यहाँ पर 1 atm की लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने किसकी लाइन ड्रॉ कर दी बेटा? 1 atm की लाइन ड्रॉ कर दी। और करस्पॉन्डिंग टू दिस 1 atm 2 पॉइंट्स मैंने मान लिए, एक पॉइंट ये और लेट सपोज एक पॉइंट ये, ठीक है। तो 2 पॉइंट मुझे मिल गए, एक पॉइंट मिल गया ये, एक पॉइंट मिल गया ये। मुझे पता है ये सॉलिड है बेटा, ये लिक्विड है, और ये क्या है मेरे पास? गैस है। ये 1 atm की लाइन है। क्लियर है? तो मैंने कहा ये जो पॉइंट है, लेट सपोज मैंने कह दिया ये D डैश है और ये E डैश है। क्लियर है?
तो यहाँ पर डी डैश और ई डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर है जिस टाइम पर सिर्फ कौन एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा ये हो गया आपके पास T, लेट सपोज 3, और ये हो गया T4। ठीक है, तो मैंने कहा कि डी डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी डैश रिप्रेजेंट द टेम्परेचर T3 and pressure 1 atm. At this condition, only solid exist. Yes or no? आइए, मैंने कहा व्हाट इज ई डैश रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ई डैश represents existence of only liquid at pressure 1 atm and temperature T4। क्लियर है इतनी सी बात? ये चारों पॉइंट्स पता चल गए आपको कि चारों पॉइंट्स क्या कहना चाहते हैं आपको। आइए, अब मैंने कहा एक पॉइंट और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कर्व। लेट सपोज ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये मेरे पास में है बेटा O पॉइंट, दिस इज सॉलिड, यू नो दैट। नाउ दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। क्लियर है? आइए, मैंने कहा एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मैं आपको दिखाती हूं ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो O के ऊपर मिल रहा है आपको। तो ये O पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने कहा ये O पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रिपल पॉइंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ट्रिपल पॉइंट को। और ये जो ट्रिपल पॉइंट है इस टाइम पर आप क्या कह रहे हो? गैस, लिक्विड और सॉलिड दोनों क्या कर रहे हैं? को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस all three states coexist. States coexist. क्लियर है इतनी सी बात? आइए, मैंने कहा इसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना होता है? ये होता है 4.54 टॉर। टेम्परेचर कितना होता है? ये होता है 273.16 केल्विन। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा ट्रिपल पॉइंट एक वो टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों क्या करते हैं? को एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? तीनों को एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? देखिए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं बेटा, तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा कर्व आपका बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने कहा ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, और ये मेरे पास में A, B, C, ये O, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस है। ठीक है, मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले मैंने कह दिया कि ये जो OA कर्व है, ये जो OA कर्व है, इस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सॉलिड से लिक्विड जाना है मतलब मेल्ट हो रहा है, मतलब कौन सा पॉइंट है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पर, इस OA कर्व पर आने वाले जितने भी पॉइंट होंगे, लेट सपोज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट को विथ चेंजिंग प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो मैंने कहा व्हाट रिप्रेजेंट OA? OA represent the change in melting point with changing pressure. क्लियर है? आइए, मैंने कहा व्हाट रिप्रेजेंट OB? OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? तो मैंने कहा OB क्या है? सॉलिड और लिक्विड के बीच में, सॉरी, सॉलिड और गैस के बीच में, सॉलिड और गैस के बीच में क्या होता है? सब्लिमेशन होता है। तो कौन सा पॉइंट बता रहा है? ये सब्लिमेशन पॉइंट को बता रहा है। क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट्स द चेंज इन सब्लिमेशन पॉइंट विथ चेंजिंग प्रेशर। क्लियर है इतनी सी बात?
मैंने कहा ओसी क्या बता रहा है आपको, ओसी बता रहा है कि लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिक्विड और गैस, लिक्विड गैस में जाएगी तो क्या होगा, वेपराइजेशन मतलब इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब बॉइलिंग हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो रिप्रेजेंट्स द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ चेंजिंग प्रेशर। क्लियर है? देखिए जैसे मान लो मेरे पास में एग्जांपल ले लिया बेटा मैंने, लेट सपोज मैंने एग्जांपल लिया ये, ठीक है, मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लेट सपोज देखिएगा ध्यान से, ये मान लो मेरा P1 है, ये मान लो मेरा P2 है, मैंने कहा ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर है, ये है बॉइलिंग पॉइंट एट P एक्सटर्नल P2। जब P एक्सटर्नल आपका P2 था उस टाइम पर इस लिक्विड का, इस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो कितना आया, T2 आया। मैंने कहा ये T1 क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी वाटर का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कब है, जब P एक्सटर्नल आपका कितना है, P एक्सटर्नल जब आपका कितना है, P1 है। क्लियर है इतनी सी बात? तो चेंजिंग प्रेशर के साथ में जो आपके पास में चेंजिंग प्रेशर के साथ में जो टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, जो पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, उसी को ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। इतनी सी बात क्लियर है? अब मैंने कहा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है, तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो बॉइलिंग पॉइंट तो ये ओसी वाला कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कर्व कैसा आएगा हमारा, इस तरीके से आए। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात तो सबको क्लियर है, क्लियर है इतनी सी बात? आइए अब इसी को लेकर चलेंगे हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो हेडिंग लिख लीजिएगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने कह दिया ग्राफ है बेटा मेरे पास ये, ठीक है, मैंने कहा ये प्रेशर और ये है मेरे पास टेम्परेचर, लेट्स सपोज, ठीक है। मैंने कहा कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर देखेंगे, और अब हमारे पास में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेयर का कितना, 1 atm। तो मैंने एक लाइन बना ली 1 atm की, किसकी लाइन बना ली बेटा मैंने, 1 atm की, ये मेरी 1 atm की लाइन बन गई। क्लियर है? तो 1 atm के ऊपर जाकर जब आपका वेपर प्रेशर का कर्व जाकर इंटरसेक्ट करेगा, उस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स को आप बॉइलिंग पॉइंट्स कहोगे, यस और नो? मैंने कह दिया अभी आपने पढ़ा है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूशन के, यस और नो? तो मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए, ये है मेरे पास 2 पॉइंट्स वेपर प्रेशर के, ठीक है। मैंने कहा ये किसका कर्व हो जाएगा, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, ये ए है मान लो, ठीक है, ये क्या है बेटा, ए है, और ये मान लो बी है। तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूशन को, तभी इसका वेपर प्रेशर कम है। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स बढ़ेगी, वेपर्स बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मेरा वेपर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो गया, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो करस्पॉन्डिंग 1 atm पर जाकर टकरा चुका है, इंटरसेक्ट कर चुका है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मेरे बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। तो मैंने लिख लिया इसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास में, इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास में आ चुका है टेम्परेचर, तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे पास, सॉल्वेंट की लाइन ये है, तो ये टेम्परेचर किसका होगा, सॉल्वेंट का। तो मैंने सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को लिख दिया T0 से, तो मैंने कहा ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने कहा ये रहा टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है? मैंने कहा इसको मैंने लिख लिया टी से, किससे लिख लिया मैंने इसको, टी से लिख लिया। आप इसको T0B से भी लिख सकते हो, TB से भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में आपको T0B और TB लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। आपने कहा ये जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस क्या हो गया, T बड़ा है T0 से, तो मैंने कहा ये डिफरेंस क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया आपका T माइनस T0, इसी को आपने लिख लिया डेल्टा TB। क्लियर है? तो इसी को आप क्या कहोगे, ये जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, मान लो ये मेरे पास में 100 डिग्री था, ये आ गया आपका 102 डिग्री, तो 102 माइनस 100 कितने हुए, 2 डिग्री, तो एलिवेट कितने का हुआ है, 2 डिग्री का ही तो एलिवेशन हुआ है, तो इसको आप बोलोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर है इतनी सी बात? आइए, अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले लेट सपोज मेरे पास में एक से ज्यादा सोल्यूशन गिवन हो। मैंने कहा ये प्रेशर है, ये मेरे पास टेम्परेचर है, ठीक है। मैंने कहा यहां पर मैंने 1 atm वाली लाइन फिर से बना दी है, ये मेरी 1 atm वाली लाइन है, ठीक है। मैंने कहा ये मेरे पास सॉल्वेंट, मान लो ये मेरे पास सॉल्वेंट है ए, ये सोल्यूशन है बी, और ये सोल्यूशन है मेरे पास सी। क्लियर है? मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा। यस और नो? तो मैंने कह दिया करस्पॉन्डिंग मेरे पास में जो टेम्परेचर्स आए वो क्या है, कुछ इस तरीके से मेरे पास में टेम्परेचर्स आ गए, ठीक है। मैंने कहा इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं, इसी के करस्पॉन्डिंग ये सॉल्वेंट वाली लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स कितना आया आपका, ए का बी का आ गया इतना और इसका आ गया इतना, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात? और सॉल्वेंट का तो प्रेशर है, क्लियर है? आइए, तो मैंने यहां पर कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, देखो। ये मान लो मेरे पास में क्या हो गया पी नॉट, ये मेरे पास में हो गया पी ए, ये मेरे पास हो गया पी बी। मैंने कहा ये वाला टेम्परेचर टी नॉट, ये हो गया मेरे पास टी ए, ये हो गया मेरे पास टी बी। क्लियर है? हाँ या ना? मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं, देखो कुछ कुछ बातें एकदम ध्यान से समझनी है। पी नॉट माइनस पी ए लिख लिया मैंने, ठीक है। क्लियर है? मैंने कहा पी नॉट माइनस पी ए, और मैंने कह दिया पी नॉट माइनस पी बी लिख लिया। कौन सा डिफरेंस आपको देखकर ज्यादा लग रहा है? पी नॉट माइनस पीबी वाला ज्यादा लग रहा है, तो मैंने लिख लिया पहले तो ये, ठीक है। कौन सा वाला डिफरेंस ज्यादा है? ये वाला। मैंने कहा यहां पर भी मैंने डिफरेंस लिख लिया, टी नॉट माइनस टी ए, टी नॉट माइनस टी ए, और यहां लिख लिया मैंने टी नॉट माइनस टी बी, टी नॉट माइनस टी ए, टी नॉट माइनस टी बी। यस और नो? तो मैंने कहा ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो यहां पर क्या है? ये वाला ज्यादा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो डेल्टा पी है, जिसका डेल्टा पी ज्यादा है उसी का डेल्टा टी भी ज्यादा है? तो मैंने यहां से लिख लिया डेल्टा पी जिसका ज्यादा होगा उसी का ही डेल्टा टी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बी। यस और नो? जिसका डेल्टा पी, जिसका वेपर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा उसी का ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। क्लियर है इतनी सी बात? ये बात क्लियर हो गई सबको? देखिए नेक्स्ट मैं क्या कहूंगी आपको कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आरएलवीपी, तो मैंने यहां पर लिख लिया फ्रॉम आरएलवीपी। आरएलवीपी से रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर से हम देखते हैं पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू, हमने यहां पर लिखा था किसके इक्वल था? ये एक्स बी के इक्वल था, हाँ या ना? यही लिखा था हमने, और इसी को चेंज कर कर हमने लिखा था एक और रिलेशन, ये लिख लेते हैं। एक और रिलेशन हमने क्या लिखा था? एक और रिलेशन लिखा था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू दी, किसके बराबर था? मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 के इक्वल। ये भी रिलेशन पढ़ा था आपने। तो मैंने कहा इस रिलेशन को मैं उठा रही हूं, ठीक है, और ऊपर वाले इस रिलेशन को मैंने नाम दे दिया 1। क्लियर है? मैंने कहा क्या पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन, देखो पी नॉट माइनस पी, डेल्टा पी क्या है? पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन ऑफ ए। तो मैंने कहा पी नॉट माइनस पी एस, क्या इसी को मैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकती हूँ? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इसको मैंने लिख लिया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ इसको भी चेंज कर लेते थोड़ा सा, इस पी नॉट को ट्रांसफर कर दो इधर, तो डेल्टा पी किसके इक्वल आ गया? मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू पी नॉट। क्लियर है? ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यहां पे भी डेल्टा पी, यहां पे भी डेल्टा पी। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? लोअर हो रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? देखो ये है, मैंने कहा डेल्टा पी ज्यादा है तो लोअर ही तो हो रहा है वेपर प्रेशर, लेकिन ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये एलिवेट हो रहा है। तो मैंने कह दिया ये तो मेरा हो गया लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये हो गया मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्लियर है? आइए, तो मैंने कहा ये डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी, यहां पर डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मच। तो क्या मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये कह सकती हूँ कि डेल्टा पी अगर दोनों इक्वेशन में है तो क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू पी नॉट अपॉन 1000। क्या हम कह सकते हैं ये? बिल्कुल कह सकते हैं। तो मैंने कहा डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो मैंने कहा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलालिटी के। अगर ये मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मोलालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो मैंने कह दिया डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। क्लियर है? मैंने कहा व्हाट इज केबी, केबी इज द कांस्टेंट, व्हिच कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे। आइए, अब मैंने कहा कि रिलेशन तो मेरे पास में आ गया ये। अब मैंने कहा ये जो केबी है इसकी यूनिट क्या होगी, तो मैंने कहा व्हाट इज द यूनिट ऑफ केबी। तो केबी को मैंने ट्रांसफर कर दिया बेटा दूसरी साइड, तो ये आ गया डेल्टा टीबी अपॉन एम। डेल्टा टीबी मैंने कहा टेम्परेचर को टेम्परेचर में से माइनस करोगे यूनिट क्या आएगी, केल्विन। तो ऊपर तो यूनिट आ गई केल्विन अपॉन मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोलल। ठीक है, तो मैंने कह दिया क्या आ गया, केल्विन मोलल इनवर्स, या फिर आप कह सकते हो केल्विन मोलल। मोलल क्या होता है, मोल पर केजी। तो मैंने कहा मोल पर केजी की पावर -1। तो कितना आ गया, केल्विन मोल की पावर -1 केजी, -1 इंटू -1 कितना 1। क्लियर है? तो ये दोनों यूनिट्स आपकी हो सकती है। तो ये आ गई आपकी यूनिट केबी की। अब मैंने कहा इस यूनिट की अगर मैं बात करूं केबी की, तो केबी सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। किस पर डिपेंड करेगा बेटा, सिर्फ सॉल्वेंट पर। किस इक्वेशन से, तो मैंने कह दिया किस इक्वेशन से डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा किस इक्वेशन से डिपेंड करेगा, तो केबी इज इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी। क्या क्या होता है इसमें, आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट। आपको पता है इसकी 4 वैल्यूज होती हैं, आपको जूल वाली या कैलोरी वाली यूज करनी है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। क्लियर है? आइए, मैंने कहा व्हाट इज टी नॉट। टी नॉट होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एलवी क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होता है आपके पास LV इज इक्वल्स टू डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है इतनी सी बात? चले आगे, चले आइए अब डिस्कस करते हैं। ये सारी बातें थी आपके पास में एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की, कैसे आपने रिलेशन निकाला, किस तरीके से आप अलग अलग सोल्यूशंस का अगर आपको वेपर प्रेशर दिया हो तो आप किस तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे बाय द कर्व। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ 0.512 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन जिसका मोलर मास आपको गिवन है 128 इन CCl4 yields a boiling point elevation of this। तो मैंने कहा सबसे पहले डेल्टा TB1 तो कितना आ गया आपके पास, दे रखा है 0.4 केल्विन। ठीक है, जिसमें नेफ्थलीन आपको दे रखा है इतना ग्राम मिक्स किया है किसमें, CCl4 में। while another solution of this gram of an unknown solute है जिसको in the same mass of solvent में मिक्स किया है, मतलब जितना ऊपर लिया होगा सॉल्वेंट उतना ही यहाँ पर भी मिक्स किया है, gives an elevation of 0.6 केल्विन। तो डेल्टा TB2 तो आ गया आपका 0.6 केल्विन। ठीक है, देन कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या होता है, KB इंटू मोलालिटी। मैंने कहा KB इंटू मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना, तो मैंने कहा डेल्टा TB के इक्वल, मैंने कहा KB तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों के लिए सेम दे रखा है, तो ये दोनों तो क्या है, दोनों सोल्यूशन के लिए सेम है।
तो इनका तो कोई काम ही नहीं रह गया, फिर जाके कटेंगे ये। तो मैंने कह दिया अगर मैं बात करूं डेल्टा TB1 अपॉन डेल्टा TB2 की इज इक्वल्स टू किसके आ गया, मोल्स ऑफ सल्यूट 1 अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2। यस और नो? मैंने कहा डेल्टा TB1 कितना है 0.4 अपॉन डेल्टा TB2 है 0.6। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 का वेट कितना है 0.512 ग्राम और इसका मोलर मास है 128। तो 0.512 डिवाइडेड बाय 128 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ 2। तो मैंने कहा कितना ग्राम लिया था इसका लिया है आपने कितना ग्राम, ये है आपके पास, ये रहा 1.2 ग्राम है, ठीक है। तो मैंने कह दिया वेट है इसका 1.2, इसका मोलर मास मुझे निकालना है। इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट, ये आ गया 2/3 इज इक्वल टू 0.512 अपॉन 128 इंटू m अपॉन 1.2। मोलर मास आ जाएगा आपके पास, मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 1.2 अपॉन 3 इंटू 128 अपॉन 0.512। यस और नो? ये 128 512 का क्या है 4 टाइम्स है, तो ये 3 0 मैंने हटा दिए और ये आ गया आपके पास 4 और ये आपके पास में 1 0 हटा, ये 10 और ये आ गया 3 से 3 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 200। कितना आ गया मोलर मास 200 आ गया, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ 2% एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, of non-volatile solute A is equal to the boiling point elevation of 8% aqueous solution of non-volatile solute B, the relation between molecular weight of A and B आपको बताना है। तो मैंने कहा डेल्टा TB is equals to होता है KB into M, yes और no? तो मैंने कहा KB into M होता है, मैंने कह दिया डेल्टा TB into डेल्टा TB is equals to KB into M होता है। मैंने कहा दोनों एक्वस सोल्यूशन है, एक है 2% का एक्वस सोल्यूशन ए और एक है 8% का एक्वस सोल्यूशन जिसका डेल्टा टीबी क्या है सेम। तो मैंने कहा डेल्टा TB 1 लिख लिया, केबी तो सेम रहेगा कांस्टेंट, मोलालिटी 1 लिख लिया। डेल्टा TB2 इज इक्वल्स टू केबी इंटू M2 लिख लिया। यस और नो? इक्वेट कर दो दोनों को, दोनों का मैंने ले लिया, इक्वेट कर दिया, विच इज डेल्टा TB1 इज इक्वल्स टू डेल्टा TB2 है, हमें दे रखा है कंडीशन, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, KB इंटू M1 इज इक्वल्स टू KB इंटू M2। KB से KB कैंसिल, कितना आ गया M1 इज इक्वल्स टू M2। यस और नो? हाँ या ना? अब आपको बोला है 2%, फर्स्ट वाले में आपको बोला है 2% एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या बोलोगे 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो मैंने कह दिया कि सॉल्यूट यहाँ पर कितना है, सॉल्यूट A दे रखा है, A है आपके पास 2 ग्राम, सोल्यूशन है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया आपके पास में पानी, पानी है आपके पास 100 माइनस 2 कितना 98। सेकेंड वाले में बी के केस में आपको बोला 8% एक्वा सोल्यूशन है, तो आपने कह दिया ए कितना 8 ग्राम, सोल्यूशन 100 ग्राम और पानी कितना हो गया 100 माइनस 8 92 ग्राम। क्लियर है? आइए वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो मैंने कहा मोल्स 1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन W2। वैल्यू पुट कर दी मैंने, W1 अपॉन M1 इनटू, या फिर A लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू 1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इनटू W, यस और नो? W2 है, W2 क्लियर है? आइए WA, बेटा WA क्या है, तो WA बता दो मुझे, सॉल्यूट WA ये रहा 2 ग्राम अपॉन MA मुझे नहीं पता इनटू W1, ये सॉल्वेंट 1 कितना है वाटर 98 है। आ जाओ WB कितना है, WB आ गया आपका 8 ग्राम अपॉन MB मुझे नहीं पता, ये तो पता करना है मुझे रिलेशन, W2 कितना है मेरे पास 92 है। क्लियर है? मोलालिटी थी, अगर मैंने ये ग्राम्स में लिया ऊपर 1000, यहाँ पर भी ऊपर 1000, ठीक है, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया,
MA और MB, ये आ गया 2 से, ये 4 कट गया, ये आ गया आपके पास में MA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 98 MA इज इक्वल्स टू इंटू 4 इज इक्वल्स टू 92 MB। क्लियर है इतनी सी बात? आइए, तो मैंने कहा कितना आ गया आपके पास, MB इज इक्वल्स टू 98 इंटू 4 अपॉन 92 MA। देखो 92 से 98 कट होगा, तो मैंने कहा 1 टाइम्स जाएगा और 1.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 1.2 इंटू 4 कितना आएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपने चेक कर लिया, आंसर कितना आ गया, MB इज इक्वल्स टू 4.26 इंटू MA, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कितना ग्राम है, 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 100 gram and 200 gram of two different solvent A and B whose ebullioscopic constant are in the ratio this, then find the ratio of elevation in boiling point। ये आपको बताना है, ठीक है। देखो मुझे निकालना है डेल्टा TA अपॉन डेल्टा TB, मुझे निकालना है, यस और नो। मैंने कहा डेल्टा TB निकालने के लिए मैंने लिख लिया KB इंटू M अपॉन KB इंटू M डैश और ये KB डैश। इसका रेशियो मुझे पता है, ये मुझे क्या बोला हुआ है, ये 1 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, और इसको मिक्स किया है एक बार 100 ग्राम सॉल्वेंट में और एक बार मिक्स किया है 200 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। अब ये सॉल्यूट तो सेम है ना, तो इसका मोलर मास सेम होगा। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी KB अपॉन KB डैश, कितना आ गया 1/5, ठीक है, इंटू M कितना हो गया, मोल्स अपॉन मोलर मास, तो 1 अपॉन MA इंटू कितने में डिसॉल्व किया है, 100 ग्राम में, ये लो 100 ग्राम, और ये ग्राम में लिया है तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा, अपॉन M डैश कितना हो गया, 1 ही ग्राम डिसॉल्व किया है 200 के अंदर, तो मोल्स निकालेंगे पहले, 1 अपॉन MA इंटू 200 इंटू 1000, ठीक है। 1000 से 1000 क्या हो गए, कैंसिल, तो मैंने क्या दिया, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 1/5 इंटू 200 MA अपॉन 100 MA, ठीक है। तो MA से MA कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 2/5। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 2/5, ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस थे ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ नीट एंड जेई। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और रेगुलर स्टडी करिए, कंसिस्टेंसी के साथ में स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना है खरगोश की तरह कि एक दिन पढ़े तो पूरे दिन पढ़े और फिर 4 दिन तक कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। हमेशा कछुए की तरह पढ़ना है कि हर दिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगे तब जाकर आपको चीजें याद होंगी, और चीजें याद करने का डायरेक्ट तरीका है, नंबर ऑफ रिविजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सक्सेस। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स करनी है बेटा, ध्यान रहे रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी क्रैकिंग एग्जाम, ठीक है। तो आपको रिवीजन में कोई कमी नहीं रखनी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तभी जाकर आपका टाइम भी मैनेज होगा और तभी जाके आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। क्लियर इतनी सी बात? कंफ्यूजन नहीं रखना है एग्जाम में, और कंफ्यूजन एग्जाम में कब नहीं होगी, जब आपको सारी की सारी चीजें ऑन टिप्स होगी। क्लियर है? तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press a bell icon for the future notifications. Thank you for watching.